गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। तो आज हम यहाँ फिजिक्स की लैब में यहाँ पर आए हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, वेलोसिटी कब कब हमारी चेंज होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन ने जो मोशन के 3 लॉ हमें दिए थे उसका उसका क्या वर्क है, उसे हम किस किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं, तो वो सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मोमेंटम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो 4 टॉपिक मैंने यहाँ पर जो नाम लिए हैं न्यूटन्स के 3 लॉ और मोमेंटम के बारे में, तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कि हमारा चैप्टर है जिसमें टाइटल है हमारा फोर्स और लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर आप अप्लाई करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं, उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो सभी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर विथ यूजिंग द एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले ट्रॉली दी गई है। ट्रॉली अगर आपको दी गई है, ट्रॉली यहाँ पर रखी हुई है और उस ट्रॉली को आपको मूव कराना है, तो आप क्या करोगे, उस ट्रॉली को पुश करोगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे और वो चलने लगेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पुश करना पड़ेगा। तो इसे आपको अगर समझना है तो यहाँ पर हमारे पास ट्रॉली तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये टेबल है। ध्यान से इस टेबल को आप सभी लोग देखें। तो ये जो टेबल है उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, तो वो स्टेबल है, यानी कि किसी भी प्रकार का मूवमेंट इस पर नहीं हो रहा है। तो अब हमें जब इस टेबल की पोजीशन को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो इस टेबल को थोड़ा सा पुश करेंगे, यानी कि फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर हम इसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन जब हम पुश करना छोड़ देते हैं फिर से ये जो टेबल है वो स्टेबल हो जाता है। ओके, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलते रहने के लिए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी बच्चे बाइक या एक्टिवा जो भी आप चलाते हो, अगर आप एक्सीलरेटर ही बंद कर दोगे तो वो नहीं चलेगा। ओके, वो नहीं चलेगा, आपको एक्सीलरेटर बार बार देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्सटर्नल उसमें फोर्स क्रिएट करोगे आप, तभी आपका जो व्हीकल है वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा जाके वहां पर रुक जाएगा। तो इसी तरह से ये जो हमारा टेबल है, तो ये हमारे बेस्ट एग्जांपल है कि आप जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्रिएट करते हो तभी ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। जब वो पोजीशन चेंज करता है तो आप जानते हो कि उसके साथ साथ कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज भी क्रिएट होती है, तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, उसके साथ वेलोसिटी भी आ जाती है, उसके साथ एक्सेलरेशन भी आ जाता है। तो सभी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर डेवलप होने को हमें देखने को मिलती है। सभी सारी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर डेवलप होती है। चलो, उसके बाद हमें ये स्प्रिंग का भी एग्जांपल दिया गया है, तो आप सब लोग ये स्प्रिंग देखो। तो ये स्प्रिंग जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में, अगर आपको इसकी साइज बढ़ाना है या घटाना है तब भी आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको इस स्प्रिंग की जो कि फ्लेक्सिबल बॉडी है, ओके, ये इलास्टिक बॉडी हम इसे कहते हैं, यानी कि कोई रबर आप ले लोगे, रबर को आप जितना भी खींचो, अगर फोर्स छोड़ दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, उसको इलास्टिक बॉडी कहते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी है वो भी इलास्टिक बॉडी है, लेकिन इस इलास्टिक बॉडी में अगर हम फोर्स क्रिएट करते हैं, देखो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट किया इस तरह से। चलो, जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट किया तो क्या हुआ, उसकी लेंथ बढ़ गई। जब मैं इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स उस पर बढ़ाता रहूंगा, उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो आप देख सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर हमें बढ़ानी है, क्योंकि इलास्टिक बॉडी है, तो हमें यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें घटानी है
इंक्रीज हो गई। व्हेन वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इलास्टिक बॉडी, ओके, जब हम इलास्टिक बॉडी को फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी साइज बढ़ा भी सकते हैं, और अगर हम वो फोर्स वापस ले लेते हैं तो उसकी साइज हम घटा भी सकते हैं। तो ये भी एग्जांपल हमें दिया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, खास करके जो आपको इनिशियल में यानी कि शुरुआत में जो दो टॉपिक दिए गए वो हमने डिस्कशन करना है कि किस तरह से हम फोर्स अप्लाई करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर और उसमें क्या क्या बदलाव आता है, तो वो हमें डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स बहुत ही जरूरी है, तब ही वो अपनी पोजीशन को चेंज कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। ओके, यानी एक्सटर्नल फोर्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी इलास्टिक बॉडी को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर दिया कि उसकी साइज बढ़ गई। अगर मैं यहाँ अपर डायरेक्शन में अगर यहाँ पर फोर्स देता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो उसकी साइज में घटा भी सकता हूँ इस तरह से। देख, चलो ये घट गई, ये बढ़ गई, ये घट गई, ये बढ़ गई, ये घट गई, ये बढ़ गई, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी हम ये साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं इलास्टिक बॉडी में। हमें टेक्स्ट बुक में एक वन टाइप ऑफ बॉल दिया गया है, जिसे पंचिंग बॉल कहते हैं। अगर आप पंचिंग बॉल को एक्सटर्नल फोर्स यहाँ क्रिएट करते हो दोनों साइड में, तब भी उसकी साइज में आप बदलाव ला सकते हो। ओके, हमें वो भी एग्जांपल दिया गया है। तो ये हमने बात की फोर्स के बारे में। अब हमें जानना है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। तो क्या बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे? तो यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने रखा हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर, हमारे टेक्स्ट बुक में टेबल लिया हुआ है और टेबल के ऊपर एक ये सब ब्लॉक, वुडन ब्लॉक सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया ब्लॉक। जब मैंने ये वुडन ब्लॉक यहाँ पर रखा है तो आप देख सकते हो कि ये वुडन ब्लॉक स्टेबल है। दिस वुडन ब्लॉक कंटेन इट्स स्टेबिलिटी। व्हाई? बिकॉज इन ऑल दिस डायरेक्शन क्रिएटेड फोर्स हैज बीन इक्वल। यानी कि सभी डायरेक्शन में से जो फोर्स इस पर लग रहा है वो कितना है? इक्वल है। तभी पार्टिकल अपनी स्टेबिलिटी को कंटेन कर सकता है। अगर फोर्स इक्वल नहीं होता तो पार्टिकल अपनी स्टेबिलिटी को कंटेन नहीं कर पाता। खास ध्यान रखना। यानी कि अगर ये हम अपना टेबल ले लेते हैं और यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल पोजीशन में है। तो क्यों स्टेबल पोजीशन में है? क्योंकि यहाँ पर क्रिएट हुआ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो स्टेबल है। एटमॉस्फेयर आल्सो क्रिएटेड फोर्स ऑन इट, एयर आल्सो क्रिएटेड फोर्स ऑन इट। ओके, एयर भी यहाँ पर फोर्स क्रिएट कर रही है, एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर फोर्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये जो हमारा पार्टिकल है वो अपनी स्टेबिलिटी को कंटेन करता हुआ यहाँ पर हमें दिख रहा है। खास इसे आप डिनोट कीजिए। चलो, कब ये अनस्टेबल हो जाता है? स्कूल में रोप वाली जो एक गेम खिलाई जाती है, रोप वाली के दोनों साइड में हमें रोप दी जाती है। इस साइड भी कुछ लोग रहते हैं, इस साइड भी कुछ लोग रहते हैं, और वो रोप को खींचते हैं। रोप स्टेबल कब रहेगा? जब दोनों साइड का फोर्स इक्वल रहता है, तब वो रोप कैसी हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो वन साइड में 100 kg, यानी कि 100 kg जो लोग रोप खींच रहे हैं उन सभी का वेट 100 kg है, और उसके ऑपोजिट में जो रोप खींच रहा है उसका वेट 80 kg है। तो क्या होगा? वो 100 kg वाला जो है वो 80 kg वाले को खींच लेगा। यानी कि जो फोर्स बनेगा लेकिन वो अनस्टेबल बनेगा। पोजीशन बनेगी लेकिन वो अनस्टेबल पोजीशन क्रिएट होगी वहां पर। क्यों? क्योंकि एक साइड फोर्स ज्यादा है और एक साइड फोर्स कम है। तो इसीलिए यहाँ पर एक दूसरा भी एग्जाम्पल हमने सेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये जो वुडन ब्लॉक हमने रखा हुआ है उसके एक साइड में एक थ्रेड हमने यहाँ पर सेट की हुई है, उसके नीचे एक पल्ला भी रखा हुआ है। हम वन साइडेड फोर्स क्रिएट करते हैं, वन साइडेड। ये जो हमारे एग्जाम्पल था वो स्टेबल था, जिसमें सभी डायरेक्शन में से क्रिएट जो फोर्स हो रहा है, जो सभी डायरेक्शन में यहाँ पर इस वुडन ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। लेकिन अगर हम किसी एक ही डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करें तो देखो हमारे पास ये मास है, उसके द्वारा हम यहाँ पर फोर्स क्रिएट करते हैं। चलो,
देखिए अनस्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अनस्टेबल पोजीशन में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हम वन साइडेड फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर सेम फोर्स हम यहाँ पर भी अप्लाई करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो अपनी पोजीशन को कंटेन कर पाएगा, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी को कंटेन कर पाएगा। तो ये था हमारा एग्जांपल स्टेबिलिटी का, यानी कि स्टेबल ऑब्जेक्ट और अनस्टेबल ऑब्जेक्ट का। पहले हमने देखा था फोर्स के बारे में, फिर हमने देखा था स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में। याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबिलिटी तभी कंटेन कर पाता है जब दोनों साइड क्रिएट किया गया फोर्स इक्वल हो। लेकिन जब वन साइडेड फोर्स रहता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक था। फिर हम देखने वाले हैं न्यूटन्स के बारे में। सबसे पहले ये जो मोशन के सभी एक्सपेरिमेंट थे वो गैलीलियो ने किए थे, वो सभी रिजल्ट का यूज न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने अपने 3 लॉ हमें दिए थे जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला जो लॉ उसने दिया था इज बेस्ड ऑन अ रिजिडिटी, यानी कि शायद एक वर्ड आपने सुना होगा जड़त्व, जड़ एक वर्ड आता है जड़त्व। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट नहीं करते तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेबिलिटी को ही कंटेन करके रखता है, जो कि न्यूटन्स का पहला लॉ था। तो उसमें चेंज करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की रिजिडिटी को रिमूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना बहुत ही जरूरी है। तो वो उसका पहला लॉ है जो हम पढ़ेंगे। ओके, वो पहले लॉ की अगर मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बता दूं तो उसमें ये इस एग्जांपल को लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ तो उसके साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। चलो सपोज मैंने ये हमारा 90 का एंगल है, यहाँ से मैं अपना ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसकी वेलोसिटी कितनी मैक्सिमम है। अब आप एंगल को चेंज कर रहे हो, फिर वेलोसिटी देखो, आपको ये नोट करना है किस तरह से वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है। चलो अगर मैं एंगल इस तरह से कर दूं, इस तरह से एंगल, चलो अब वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज हो रही है। चलो एंगल में ऐसे कर दूं, देखो वेलोसिटी धीरे धीरे से डिक्रीज होने जा रही है यहाँ पर। और अगर ये एंगल 0 हो जाए और उस पर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। चलो ये यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ पर अभी वेलोसिटी 0 है। चलो धीरे 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 अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर एंगल, यहाँ पर ये हमारा थीटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। एंगल अगर चेंज होगा तो उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो ये हमारी रिजिडिटी है। रिजिडिटी यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट नहीं करते तो ये अपनी स्टेबिलिटी को कंटेन नहीं रखता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसे बदलने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि फोर्स क्या है। फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। मोशन क्या है, तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर हमने इस लेंथ में इंक्रीज किया, अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स करते हैं तो देखिए ये मोशन का ही टाइप है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ये भी एक मोशन का ही टाइप है, ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप आज इतना ही याद रखना कि फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्रिएट करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर किसी इलास्टिक बॉडी पर अगर हम फोर्स क्रिएट करते हैं तो उसकी साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, तो उसके बाद हमने देखा व्हाट इज स्टेबल पोजीशन और अनस्टेबल पोजीशन। स्टेबल पोजीशन में क्या था, तो स्टेबल पोजीशन में अगर दोनों साइड फोर्स अगर क्रिएट करते हैं और वो इक्वल रहता है तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेबिलिटी कंटेन कर पाता है। और वन साइडेड फोर्स रहता है तो वो अनस्टेबल बन जाता है। और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक थे आज के लिए, जिसके सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो सभी बच्चे ये वीडियो जरूर देखना, बार बार देखना, और मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करूंगा इसके बारे में, तो सभी बच्चे ये देखना। ओके, 2 दिन हमारा लेक्चर ऐसे ही आएंगे। मंडे से हम ऑनलाइन पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।